जरा यहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं ऊपर आके देखा तो बहुत बुरी बेरहमी से मार रहा था वो। बेरहमी से मार रहा जी, कैंची से, कुल्हाड़ी से। नहीं छोड़ बस रहा वो किसी की सुनी नहीं रहा था। वो तो बस पेट उठा के देखता सांस चल रही तो उस पर वार कर देता। दिल देख रहा तो दिल पे वार चल कर रहा है। आँख पे, गर्दन पे, यानी कि कैंची खोल खोल के यूं काट, हड्डी तक काट। के बाद में खून टेस्ट हुआ तो किसी मजाक में किसी ने कह दी लड़के ने कि तेरी माँ ये सौतेली है। उसी इस वक्त से उसके दिल में ऐसा कदूर पैदा हो गया कि मेरी माँ सौतेली है, ये मुझे मार देगी। बुलंदशहर के शिकारपुर में एक 15 साल की लड़की ने अपने माता पिता को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं यूपी के अलीगढ़ में भी एक 18 साल के लड़के ने अपने माता पिता को कैंची और प्रेस से काटकर गोदकर मौत के घाट उतार दिया। मैं इसी जगह खड़ा हुआ हूं। यहां से एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो यहां से बनाया जा रहा था जिस वक्त एक बेटा अपने बाप को और अपनी मां को कैंची से गोदकर मौत के घाट उतार रहा था। जो पड़ोसी हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको लगातार जो है ये प्रेशर बना रहे थे कि वो किसी तरह से जो है मान जाए। इन किवाड़ों को तोड़ने की भी काफ़ी कोशिश की गई, भरसक प्रयास किया गया, मगर उसके बावजूद भी मैं निशान दिखा सकता हूं आपको। जो पड़ोसी हैं उन्होंने ये किवाड़ों को तोड़ने की कोशिश की गई, इसमें लातें बजाई, इसमें कंधे बजाए, इसमें घन बजाए, मगर उस वक्त उनका नसीब इतना खराब था क्योंकि मौत उनके सर पर मंडरा रही थी। ये किवाड़ जो लकड़ी का किवाड़ है, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। ये जंगला तोड़ने की कोशिश की गई। इसकी जो ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ हिल कर रह गई, ये भी नहीं टूट पाए। और ये अभी मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो अंदर बिस्तर है वो खून से सराबोर है। यहीं पर इन मौलाना साहब को कैंची से गोदा जा रहा था। बेटा बार बार जिस वक्त उनको गोद रहा था चेक भी कर रहा था। कभी उनकी नाक को हाथ लगाकर देखता था, कभी उनके पेट पर हाथ लगाकर देखता था कि अभी इनमें सांस तो बकाया नहीं है। फिर से गोदना शुरू कर देता था। अगर उनमें गर्माहट भी दिखाई दे रही थी, सांस चलती नजर आ रही थी, उसे महसूस हो रहा था, तो फिर से उन्हें गोदना शुरू करता है। लगातार उन पर 40 से 50 बार कैंची से करता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। जिस तरह से 15 साल की नाबालिग लड़की ने पहले अपनी मां को मौत के घाट उतारा था, उसी तरह से इस बेटे ने भी पहले अपनी मां को मौत के घाट उतारा। मां को मारने के बाद में जब पिता यहां पर सोए हुए थे, उन्हें फिर जगाता है और जगाने के बाद में कि पापा थोड़ा अंदर चलो, मैं आपको कुछ बताता हूं, बहाने से अंदर लेके जाता है और अंदर ले जाने के बाद में उन्हें ले जाकर मौत के घाट उतार देता है। ये वो भाई हैं जिन्होंने उस वक्त आप ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। उन्हें बचाने के लिए काफी प्रयास किया, मगर जब इन्हें कुछ नहीं सूझा, सारे इनके प्रयास विफल हो गए। फिर उन्होंने वीडियो बनानी शुरू की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम। अजीम, क्या हुआ था उस रात? जो मंजर आपने अपनी आंखों से देखा वो थोड़ा बताइए। उस टाइम पे ज़रा यहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं उस टाइम नीचे गली में खड़ा था। जब मैं ऊपर आया तो 2-4 लोग और भी आए थे मेरे साथ। तो उस टाइम में हमने देखा वो बहुत बुरी तरह से मार रहा था और बहुत बेरहमी से मार रहा था। किसी की सुन भी नहीं रहा। हम लोगों ने बहुत चीख पुकार मचाई पर नहीं माना वो। हमने किवाड़ तोड़ने की बहुत कोशिश करी पर नहीं टूट रही। बहुत लोग थे, मैं अकेले नहीं था, 3-4 और थे, पर किवाड़ नहीं टूट रही। जंगला भी तोड़ने की कोशिश करी पर नहीं टूट रही वो। फिर भी बहुत चिल्लाया किस किस चीज से तोड़ने का प्रयास किया था आपने? लात मारी, कंधे मारे और कुछ था नहीं। हम उस टाइम हम खाली हाथ थे बस। हाँ लात मारी थी, उसमें घूसे मारे थे, पर कंधे भी मारे थे पर नहीं टूट रहा वो। हाँ। उस टाइम पे पर अंधेरा भी हो रहा था यहाँ पे। आपने और पड़ोसियों को, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, कितने लोग आ गए थे उस टाइम? बहुत थे, 4-5 थे पहले तो। हम जब हाँ। वो लोग जिंदा थे जब उस टाइम हाँ। पे, पर वो लोग नहीं माना, किसी से नहीं सुनना, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद में हमने, जब हमारी हिम्मत टूट गई, नहीं टूट पाया गेट, उसके बाद वो लोग खत्म कर चुका था उस टाइम पे। जब वो किस किस चीज से वार कर रहा था? कैंची थी, प्रेस थी और पहले पत्थर तो था। बताया जाता कि माँ को मारा था। जी हाँ। माँ को मारा था। उसके बाद में बाप को अंदर बुला के, जब बाप को करा था हमला उस पर कैंची से। उसके बाद में चीख पुकार मची थी जब हम लोग नीचे से ऊपर आए थे। जब ऊपर आके देखा तो बहुत बुरी बेरहमी से मार रहा था वो। बेरहमी से मार रहा जी, था। कैंची से, कुल्हाड़ी से और ऐसे उसे रोक रहे थे, किसी से बोल चाल रहा? वो किसी की नहीं सुनना। हमने बहुत चीख पुकार मचाई पर नहीं सुन रहा वो किसी की भी। बहुत किवाड़ तोड़ी हमने, लात मारी, घूसे मारे, हिलाया, बहुत जंगले भी कोशिश करी पर नहीं टूट रहा। क्या नाम था उस लड़के का? हम लड़के का नाम? लड़के का नाम मोइनुद्दीन है शायद। मोइनुद्दीन जी। मोइनुद्दीन की उम्र अभी महज 18 से 19 साल है। बीकॉम का छात्र भी बताया जा रहा है। पड़ोसियों की माने तो 2 साल पहले उसे कोरोना हो चुका था और उसी दौरान जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ था
तो उसे किसी ने ये कह दिया था कि माँ से तुम्हारा जो डीएनए टेस्ट है वो मैच नहीं कर रहा है, बाप का जो डीएनए टेस्ट है वो मैच कर रहा है। जिस बात को लेकर उसके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर ये बात टच हो गई थी कि ये माँ मेरी सौतेली माँ है और ये मुझे मार देगी। क्या था मामला, थोड़ा बताइए चाचा। वो ऐसा था कि जब उसके कोरोना हो गया था, कोरोना होने के बाद में खून टेस्ट हुआ तो किसी मजाक में किसी ने कह दी लड़के ने कि तेरी माँ ये सौतेली है। उसी इस वक्त से उसके दिल में ऐसा कदूर पैदा हो गया कि न माँ की मानता न माँ की सुनता, वो उसी से वजह में रहता था। अब जब कुछ दिन पहले चाय बनी थी, चाय में मक्खी गिर गई तो कह रहा है कि मेरी माँ ने मेरे को जहर देने की कोशिश की है और यही बात हुई है। और पुलिस वाले से यही कहा था कि मेरी माँ सौतेली है, ये मुझे मार देगी, माँ बाप मुझे मार देंगे। उसके दिमाग में यही टच हुआ कि माँ बाप मेरे मुझको मार देंगे, ये सौतेले हैं। हाँ, इसी वजह से जो है वो झगड़ा करने लगा था। आप पड़ोसी हैं जी। क्या रात को उस दिन मंजर देखा आपने? भाई ये सब लोग आए थे, बाद में हम भी आए, हमने भी बहुत कही थी मोइन छोड़ दे, वो नहीं छोड़ पा रहा था। नहीं छोड़ बस वो किसी की सुनी नहीं रहा था, वो तो बस पेट उठा के देखता सांस चल रहे तो उस पर वार कर देता, दिल देख रहा तो दिल पे वार चल कर रहा है, आँख पे गर्दन पे, यानी कि कैंची खोल के यूं काट, हड्डी तक काट, गर्दन की हड्डी तक काट दी। तो उसमें देखा अब ना माने, बस फिर पब्लिक। अच्छा, उस रात क्या उन आपस में उन लोगों का कोई झगड़ा हुआ था? ऐसा कुछ नहीं, खाना खाया है, ऐसा कुछ नहीं। अब रोजा अफ्तार किया है, सब भाइयों ने, सब बाप माँ बाप ने बैठ के खाना खाया। किसको दवाई? दिन में उसकी तबीयत खराब हुई तो दवाई दिला के लाई मेडिकल से, वही मिठाई दवाई देके लड़के की जो कातिल है उसकी तबीयत खराब हो गई, दवाई कौन दिला के लाए? मौलाना साहब ले गए थे, लाए तो ठीक है, खा के सो गया था। फिर शाम को उठा तो मम्मी से पापा से खूब रोया सिर पे कि अब मैंने जो तुम भाग गया था, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने तुम्हें सताया था, उसका मुझे दुख है, मुझे माफ कर दो। जिस रात को मारेगा उस रात को ये सब चल रहा है। हाँ, सबके दिमाग से ऐसे निकल गया, ऐसा है नहीं। बहन थी वो यहाँ सो गई और पापा यहाँ सो रहे थे, अब्बू अम्मी अंदर लेके सो गई उसको। तो ऐसा ही है ना, वो डॉक्टर ने नींद की थोड़ी माइंड प्रॉब्लम ही तो एक आधा गोली दे दी, सो गया सुकून। अब अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि माँ बाप से तो वो बिल्कुल ऐसा। अच्छा, घर से 4-5 दिन पहले भाग गया था? जी, 2 दिन पहले भागा था। 2 दिन पहले। अच्छा, फिर गुमशुदा की तलाश में उसे मिले भी थे, सोशल मीडिया पर डाला था, वो मिला था नरोरा थाने, वहाँ से लेके आए थे। फिर रात भर घर से क्यों भाग गया था? कुछ माँ से कैन सुनन हो गई थी? कोई बात होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि को भाग गया था, उन्हें मिले नरोरा से लेके आए थे, लेके आए सुबह। फिर वो भाग रहा था सुबह नहा धो के कि मैं चाहूँगा मुझे मार देंगे। फिर हम 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, उसे मेडिकल ले गए, मेडिकल उन्होंने दवाई दे दी, शाम को फिर नॉर्मल हो गया। अपने माँ बापों के साथ रोज़ा भी खोला, सब बहन भाइयों के साथ खाया पिया। 4-5 दिन से उन्होंने माँ बाप ने भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि फरार था वो। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो सो गए, ये सो गए, सब माइंड फ्री हो गए। तराई पला गए थे, हाफिज साहब थे, मस्जिद के इमाम थे, आए। उसके बाद बस यही नहीं पता चला कि क्या उसके फिर ये सब हो गया। फिर नहीं सब 4 से 5 दिन पहले वो घर से फरार हो गया था। 2 साल पहले जिस वक्त इसके माइंड में बात टच हुई कि मेरी माँ सौतीली है, तो उसके दिल और दिमाग के अंदर ये भी चल रहा था कि मुझे मौत के घाट उतार देंगे। वो अपनी जान बचाता फिर रहा था, वो उनसे कम बोलचाल चालता था और इसी बात को लेकर छोटी छोटी सी बातों पर वो माँ बाप से झगड़ा भी करता था। कई बार ऐसा होता था कि जिस वक्त उसकी माँ अगर घर के अंदर होती है तो वो बाहर होता था। अगर माँ उसको खाने पीने के लिए कोई चीज़ दे रही है, अगर उसमें मक्खी भी गिर जाती है तो उसके दिल दिमाग में ये बात टच थी क्योंकि ये मुझे माँ मेरी मार देगी, तो वो सोचता था कि इसमें जहर डाल दिया है। इसी बात को लेकर 4-5 दिन पहले वो घर छोड़कर चला गया था कि मेरी माँ सौतेली है, वो मुझे मार डालेगी। मगर फिर वो वापस आता है। उसने जो साजिश रची, उस साजिश से सब अनजान थे। किसी को ये मालूम नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस खौफनाक साजिश के तहत यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ आके अपने माँ बापों के गले लगता है, उनसे रोता है, उनसे गले लगकर खूब उनसे रोता है और माफ़ी मांगता है पैर पकड़कर। कहता है कि जो मुझसे गलती हो गई वो गलती मेरी माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा। माँ बाप के साथ में खाना खाता है बैठकर। दवाई दिलाकर उसके पिताजी लेकर आते हैं, छोटी मोटी उसकी कोई तबीयत खराब हो जाती है, अपने बेटे को साथ ले जाकर दवाई भी डॉक्टर से दिलाकर लेकर आते हैं। रात को सब लोग खाना खाने के बाद जब सो जाते हैं, नींद के आगोश में चले जाते हैं, उसी वक्त शैतान जाग जाता है। और वो शैतान सबसे पहले, क्योंकि उसकी माँ जो है वो जिसे अपना दुश्मन मानता था, सबसे पहले अपनी माँ को
प्रेस से मारना शुरू करता है। लगातार ताबड़तोड़ इतने वार करता है कि मौके पर ही माँ की मौत हो जाती है। अब इस बात, क्योंकि 12 से ज़्यादा का टाइम हो चुका था, सारे दिन रमज़ान से रहते हैं, तरावी पढ़ते हैं, हारे थके लोग सो जाते हैं। उस वक्त सभी लोग सोए हुए थे, किसी को भी भनक तक नहीं हुई कि अंदर वो अपनी माँ को मार चुका है। उसके बाद बाहर निकलता है, पिताजी यहाँ जो उसके वालिद हैं वो यहाँ सोए हुए थे, उन्हें जगाता है कि अब्बा थोड़ा अंदर चलिए, आपसे बात करनी है। वो नींद में ही अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद में उन पर कैंची से ताबड़तोड़ वार करने शुरू करता है और लगातार 50 वार उन पर कैंची से करता है और तब तक उन पे कैंची उनके घोंपता रहता है जब तक कि उनकी सांसें नहीं थम जाती। जब थोड़ी सी चीख पुकार अंदर से बाहर आती है तो जो बाहर बहनें थीं वो जाग जाती हैं। बहनें हल्ला मचाती हैं, रोती हैं, फड़फड़ाती हैं, अपने भाई को रोकने की कोशिश करती हैं। पड़ोसी यहाँ आ जाते हैं भाग दौड़कर, इस किवाड़ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जंगले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर से उसने जो लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से न जंगला टूट पाता है न किवाड़ टूट पाता है। वो जब कैंची घोंप रहा था तो अपने बाप को कभी नाक पर उंगली लगाकर चेक करता था, कभी उनके पेट पर उंगली हाथ रखकर चेक करता था कि अभी इनमें सांस तो बकाया नहीं है। वो लगातार तब तक मारता रहा जब तक कि उनकी सांसें पूरी तरह से थम ना गईं और उनके पास 15 मिनट तक बैठा रहता है। अंदर से कोई कुंडी दरवाज़ा नहीं खोलता कि अगर माँ या बाप उठकर बैठे हो गए या उनमें सांस लौट आई तो उन्हें मैं जान से मार दूंगा, उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। मगर जब 15 मिनट हो चुके होते हैं, उसे संतुष्टि हो चुकी होती है कि मेरे माँ बाप अब खत्म हो चुके हैं। भीड़ यहाँ इकट्ठा हो चुकी थी, उसे बार बार प्रेशर डाला जा रहा था कि किवाड़ खोल दो, किवाड़ खोल दो। पुलिस भी वहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी थी। उसके बाद में ही वो किवाड़ को अंदर से खोलता है, क्योंकि वो अब संतुष्ट था कि मैं अपने माँ बापों को मार चुका हूँ और वो लोग मर चुके हैं। ये मौलाना साहब की चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई है और उनकी जो पत्नी थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन दोनों की चप्पल आज भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और अंदर का जो रूम है, ये किराए का मकान है उनका, यहाँ किराए के मकान में ये लोग रहते थे। ये जो रूम है पूरी तरह से अंदर से लॉक कर दिया गया है। जो बिस्तर इस वक्त खून से सराबोर आपको दिखाई दे रहा है, ये बिस्तर भी पूरी तरह इसी तरह से रखा हुआ है। हालांकि पुलिस ने नमूने यहाँ से लेकर भेज दिए हैं, मगर अलीगढ़ पुलिस की बात माने तो अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि उसको साइको की प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोटिस्ट को उसको दिखाया जा रहा है। कई पहलुओं पर जांच चल रही है और नमूने यहां से उठाए जा चुके हैं। बाकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मौलाना मोहम्मद इशाक अपने बेटे गुलामुद्दीन को बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से उसे एएमयू में पढ़ा भी रहे थे और वो बीकॉम का छात्र भी था। गुलामुद्दीन 2 भाई थे और 2 बहनें भी। पूरा परिवार यहाँ पर किराए के मकान में रह रहा था। मौलाना ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा गरीबी से जूझे। वो चाहते थे कि मेरा बेटा एक अमीर आदमी बने, एक बड़ा आदमी बने, क्योंकि तमाम ज़िंदगी उन्हें यहीं पर किराए के मकान में गुजर बसर करते हुए हो गई। यहीं आसपास में कभी कहीं मकान ले लेते थे किराए पर, इसी इलाके में ही, क्योंकि ये एक मस्जिद में इमाम थे, इमामत कर रहे थे, तो यहीं आसपास किराए के मकान में रहकर ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर जो उसके भाई बहन थे वो अब यहाँ पर नहीं है। वो कहाँ चले गए जो भाई बहन? वो रामपुर चले गए। मट्टी जी, मट्टी के साथ ही चले गए। मट्टी भी वहीं लगी उनकी। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? रामपुर के थे। रामपुर में कोई मीरपुर है, हाँ। वहाँ के आसपास रामपुर गाँव। कौन सा वाला? मुरादाबाद। हाँ? आजम साहब का रामपुर नहीं है? हाँ हाँ। हाँ, उनसे आगे 20 किलोमीटर आगे एक मीरपुर गाँव है। अच्छा, ये वहाँ के थे? हाँ के। यहाँ के इमामत कर रहे थे? यहाँ इमामत कर रहे थे। अच्छा, ये हमेशा परिवार को साथ रखते थे या परिवार साथ ही अभी रखते आया? थे। फैमिली बहुत अच्छी थी, ऐसी फैमिली कि शायद आस पड़ोसी को इनका यूं भी नहीं कह सकते कि ये ऐसी थी। बहुत अच्छे बच्चे, पता नहीं क्या हुआ एकदम बेटे को एक अच्छा, हफ्ते ये के लड़के अंदर। का मिजाज किस तरह का था? लड़ाई बहुत- झगड़े का? नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सादा और शिवाब का लड़का था। फालतू किसी से बोल नहीं, यार दोस्त भी हो सिर्फ कैंपस तक, यहाँ कोई नहीं। यहाँ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, फालतू ये भी नहीं है। अगर उनके पापा ने कह दिया 5 रुपए के आप सब्जी ले आओ, तो सब्जी भी बाई चांस ही, जब अब्बू नहीं होते तब ले आता था, नहीं लाते थे, अब्बू खुद लाते थे। बच्चे सिर्फ पढ़ने के अलावा चारों बच्चों को और कुछ पता ही नहीं था। ना ही बाप उन्हें डिस्टर्ब करते थे, ना उनकी माँ करती थी, सिवाय माँ भी काम करना, बाप को खुद करना। उन्हें सिर्फ पढ़ाई कि मेरे बच्चे कुछ ऊँचे लेवल पे हो जाए, भाई यही है। लेकिन ऐसे मंजर नहीं है। अब क्या हो गया, कैसा हो गया, अल्लाह की तरफ से फैसला क्या हो गया जो एकदम बेचारे ने ऐसा फैसला ले लिया। इमाम साहब जैसा आदमी नहीं,
और ऐसी फैमिली भी नहीं, बहुत अच्छी फैमिली, क्योंकि 9 साल से रह रहे हैं हम, करीबों में रह रहे हैं, तो बहुत सही। एक भी आदमी उनसे ये नहीं कह सकता कि ये गलत है। नमाज पढ़ानी, सीधे घर आना। बच्चों को जैसे आपके बच्चे हैं उनके, उनको कुरान शरीफ पढ़ाने घर चले जाते थे, बस उसमें ही गुजर बसर करते थे अपना बेचारा। सिर्फ अपने बच्चों की खातिर के अच्छे ऊंचे लेवल पर पढ़ लिख के। बड़ी लड़की बीटेक कर रही है। अच्छा। और भाई ये बीए कर रहा था। अब सब पूरा परिवार यहाँ से चला गया। सब दो ही क्योंकि तीन माँ बाप तो भाई हैं। खत्म ही हो ताए, गए। हाँ माँ बाप खत्म हो गए। ताए आए थे, बॉडी जैसे ले गए थे वहाँ से बॉडी, उसी हिसाब से वो यहाँ से बच्चों को भी ले गए थे वहीं पे। जो बाकी के भाई बहन अब बचे हैं वो यहाँ से अपने गांव चल जा चुके हैं। यहाँ से ये रामपुर के पास कोई गांव लगता है, मीरपुर, जहां पर अब वो लोग जा चुके हैं। सहयोगी गौरव वर्मा के साथ जहीर खान,